और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर मेरे सहयोगी अवधेश और हर्षा आपको दिखाएंगे 60 सेकंड में न्यूज। तो पीएम मोदी की मौजूदगी में रविवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर फैसला लिया गया। सूत्रों के अनुसार बैठक में राजस्थान चुनाव के लिए करीब 54 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। राजस्थान में बीजेपी एमपी मॉडल की तर्ज पर ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। बीजेपी ने करीब 6 विधानसभा सीटों पर सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। दिल्ली में जिन नामों को लेकर मंथन हुआ है, उसमें सबसे पहला नाम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हो सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, चूरू से सांसद राहुल कासवन और अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ के नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि एमपी और राजस्थान में बीजेपी ने इस बार बिना किसी चेहरे के मैदान में उतरने का फैसला किया था, लेकिन अमित शाह से रानी की मुलाकात ने वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति की मुख्य धारा में फिर से स्थापित कर दिया है। जानकारों का मानना है कि आरएसएस के सलाह के बाद बीजेपी में रानी ही सबसे बड़ा चेहरा हो सकती है। आरएसएस ने स्थानीय नेताओं को तवज्जो और कई सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतारने का सुझाव दिया है। सचिन पायलट ने कांग्रेस के नेताओं को दिल बड़ा रखने की सलाह दी है, लेकिन सवाल यह है कि उनका इशारा किसकी तरफ है। पिछले दिनों कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों का खंडन करने वाले सचिन पायलट ने अब पार्टी के नेताओं को एकजुटता का संदेश दिया है। राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं को बड़ा दिल रखने की नसीहत दी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर दोबारा हम लोगों को बनानी है तो हम सबको बड़ा दिल लेकर काम करने की जरूरत है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं के बीच पायलट हमला तो बीजेपी पर कर रहे थे, लेकिन सचिन पायलट ने किसी का नाम लिए बगैर अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले नेताओं पर निशाना भी साधा है। माना जा रहा है कि गहलोत और पायलट में सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन पार्टी ने राजस्थान के कमान को लेकर अब तक पत्ता नहीं खोला है। उधर भीलवाड़ा में तेलंगाना के विधायक टी राजा ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया है। बीजेपी से सस्पेंड किए हुए राजा सिंह ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारे हिंदू राष्ट्र भारत की राजधानी दिल्ली नहीं होगी, मथुरा या अयोध्या होगी। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी सियासी यात्राओं पर खूब जोर दे रही है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस एक यात्रा करने वाली है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जवाब में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गांधी जयंती के अवसर पर आज भरोसा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा की अगुवाई के लिए अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस के बड़े नेताओं को कमान सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भरोसा यात्रा के जरिए जनता का भरोसा जुटाने में जुटी है। आज सीएम भूपेश बघेल इस यात्रा को अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन से रवाना करेंगे। इस यात्रा का मकसद है राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों में गांव-गांव जाकर मतदाताओं को रिझाना। कांग्रेस की भरोसा यात्रा को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा और रायगढ़ में इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इनके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर और कांकेर में यात्रा में शामिल होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग और बिलासपुर में यात्रा का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरबा और जांजगीर में भरोसा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। मंत्री शिव कुमार डहरिया रायपुर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। बिहार की राजनीति हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। अब चिराग पासवान ने एक बयान देकर बड़ा दावा कर दिया है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के एक बयान ने बिहार में सियासी पारे को गर्म कर दिया है। तोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर दिए गए चिराग का बयान अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जाहिर है नीतीश कुमार के पलटी मारने और उनकी पार्टी के टूटने को लेकर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म है। हाल के दिनों में नीतीश के दो करीबी नेताओं के बीच हुए विवाद ने एनडीए के नेताओं को एक बार फिर चुटकी लेने का मौका दे दिया है और अब चिराग पासवान ने जदयू में टूट को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। ललन जी को लेकर जिस तरीके से उन्हीं के नेताओं में एक असंतोष की भावना है, वो दिन दूर नहीं है जब जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। जाहिर है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जदयू में गुटबाजी की अफवाहों को लेकर नीतीश की सहयोगी पार्टी आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। दर्जन भर सांसद बिहार के और दर्जनों विधायक महागठबंधन के संपर्क में। तो
जेडीयू में फूट का दावा करने वाले बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अब बीजेपी विधायकों के सुर बोलने लगे। क्या बिहार की राजनीतिक दिशा बदलने वाली है? इन दिनों बिहार में जिस तरह से अगड़ा पिछड़ा को लेकर बयानबाजी जोरों पर है, पार्टी की लेन और लाइन पर सवाल खड़ा करने वाले ये है पटना जिले की बाढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर दिए। वसुंधरा सिंधिया का क्या है? बस चलेगा तो जोगी जी को 2 मिनट में हटा दें। ज्ञानू साल 2015 में जदयू से पाला बदलकर भाजपा में शामिल हुए थे। ज्ञानेंद्र सिंह राजपूत जाति से आते हैं और बाढ़ से लगातार 4 बार के विधायक हैं। बाढ़ से ही सांसद बनकर सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली की राजनीति के लिए ट्रेन पकड़ी थी। ऐसे में माना जा सकता है कि ज्ञानू आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश की पिच पर बैटिंग करके जदयू में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने जो कोर वोटर है ना, फॉरवर्ड, उनका इस्तेमाल करती है, वोट लेती है, वोट लिया, सरकार बनाई, बस। ठाकुर विवाद पर बीजेपी की खामोशी ने बिहार के सवर्ण नेताओं के पाले में गेंद सौंप दी है और हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना में रैली करके विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। 1 अक्टूबर को तेलंगाना दौरे पर गए पीएम मोदी ने राज्य के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। पीएम ने करीब 1300 करोड़ की कई अहम योजनाओं की घोषणा की। बीजेपी के चुनावी यात्रा का आगाज करते हुए पीएम ने तेलंगाना के महबूब नगर में रोड शो और रैली में हिस्सा लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और केसीआर पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने बीआरएस पर परिवारवाद के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। तेलंगाना की प्रगति को 2 फैमिली रन पार्टी ने रोक के रखा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह को आसान करने के लिए पीएम मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है। कल पीएम मोदी तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली में हिस्सा लेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर तेलंगाना में भी अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने 2 साल पहले हुए महिला कांस्टेबल की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल मोनिका यादव की गायब होने की गुत्थी को क्राइम ब्रांच ने सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस के ही हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। कांस्टेबल मोनिका यादव सितंबर 2021 से मिसिंग थी। पुलिस के मुताबिक मोनिका की हत्या 2 साल पहले ही हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने गला दबाकर कर दी थी और लाश को अलीपुर इलाके में एक नाले में दबाकर पत्थरों से ढक दिया था। धीरे धीरे इसने उसको अपने जाल में, जब इसको लगा कि इसका तो भविष्य बहुत अच्छा है, सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया, आगे हो सकता है सिविल सर्विसेज में भी आ जाए, तो इसके अरमान बढ़ते चले गए कि मैं इसको ही अपनी बीवी बना लूं धीरे धीरे। मोनिका यादव साल 2014 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी। मोनिका और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा पीसीआर पर तैनात थे। वहीं से दोनों की पहचान हुई। सुरेंद्र अक्सर मोनिका पर शादी करने का दबाव बनाता था, लेकिन मोनिका ने ये शादी करने से इनकार कर दिया। इसलिए सुरेंद्र सिंह राणा ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। सोनीपत के गांव हरसाना में पंजाब के इनामी शूटर दीपक मान की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। हरियाणा के सोनीपत में बमबिहा गैंग के शूटर दीपक मान की हत्या कर दी गई, जिसका गोलियों से छलनी शव सोनीपत के हरसाना गांव से बरामद किया गया है। दीपक मान फरीदकोट का रहने वाला था और पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर था। दीपक मान पर हत्या की कोशिश समेत दर्जन भर संगीन मामले दर्ज थे। शव मिलने की सूचना के बाद सोनीपत पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। ये दीपक मान है, मुक्तसर जिले का रहने वाला है और हमारे यहाँ कुछ मर्डरों में शामिल है। तो उसकी एक डेड बॉडी यहाँ मिली है, जिसकी सूचना पर हम आए हैं और एफएसएल टीम बुलाई गई है, जिसके सर में और पेट में गोली लगी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी कहानी क्लियर होगी बता दी। पंजाब पुलिस की लिस्ट में दीपक मान एक कैटेगरी का गैंगस्टर रहा है। गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर दीपक मान की मर्डर की जिम्मेदारी ली है। दरअसल दीपक उन शूटरों में शामिल था जिसने गुरलाल बराड़ की हत्या की और उसके बाद से फरार चल रहा था। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत और चलिए अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में कुछ और बड़ी खबरें।
बीजेपी सीसी की बैठक में राजस्थान पर बड़ा फैसला। 54 उम्मीदवारों के नामों पर लगी मुहर। 6 सांसदों को टिकट मिलने की संभावना। गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, राहुल कस्बा, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौर और दिया कुमारी को टिकट देने की तैयारी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की 69 सीटों के लिए उम्मीदवार तय। 1-2 दिन में जारी हो सकती है सूची। दिल्ली में महिला कांस्टेबल मोनिका यादव की मिसिंग मिस्ट्री में खुलासा। हेड कांस्टेबल ने की थी हत्या। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। महिलाएं और शिक्षकों ने निकाला है शांति मार्च। महाराष्ट्र के पालघर में युवक ने व्हाट्सएप पर लगाया देश विरोधी स्टेटस। हिंदू संगठनों का हंगामा, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाला युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बिहार के सीतामढ़ी में छात्रा की गोली मारकर हत्या। खिड़की से फायरिंग कर वारदात को दिया गया अंजाम। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 300 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद। 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। गाजियाबाद के हिंडन बिहार इलाके में आग लगने से अफरा तफरी। प्लास्टिक गोदाम जलकर हुआ खाक। गुजरात के मोरबी में बस में लगी आग। सर्विस स्टेशन पर खड़ी बस बनी आग का गोला। ओडिशा के मयूरभंज में आबादी के करीब पहुंचा हाथियों का झुंड। एक साथ 40 हाथी देख लोगों में मची दहशत। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत भारतीय रेलवे की नई पहल। अब सिर्फ 14 मिनट में होगी वंदे भारत ट्रेनों की सफाई। मुंबई में लालबाग के राजा को चढ़ाए गए आभूषणों की हुई नीलामी। गहनों की कीमत करीब 2.5 करोड़। चारधाम यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। केदारनाथ धाम में हर दिन पहुंच रहे करीब 18,000 श्रद्धालु। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी। राम जन्मभूमि पहुंच रहे संत, सामने आई कार्यक्रम की तस्वीर। बिल्कुल जया, वक्त हो गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी राज्यों के दौरे की। तो तेलंगाना के बाद आज पीएम मोदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। वहां पर बड़ी सौगात देंगे। राजस्थान में जहां पर मोदी 4500 करोड़ की गैस पाइपलाइन योजना शुरू करेंगे, वहीं एमपी की बात करें तो वहां पर करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। चुनाव आयोग की टीम ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ दिनों के बाद ही चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले राजनीतिक पार्टियां जनता को अपने पक्ष में करने का हर हथकंडा अपना रही हैं। वादों और ऐलान की झड़ी लगाई जा रही है। बीजेपी जहां मध्य प्रदेश में हर हाल में सत्ता बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में चुनौती कांग्रेस से निपटने की है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह लगभग 10:45 में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस पाइपलाइन का निर्माण लगभग 4500 करोड़ की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री आबू रोड में HPCL के LPG प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। यहाँ हर साल 86 लाख सिलेंडरों की बॉटलिंग का लक्ष्य रखा गया है। PMIOCL के अजमेर बॉटलिंग प्लांट में अतिरिक्त भंडारण को भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी नेशनल हाईवे 52 पर दरा झालावाड़ 3 धार में 4 लेन सड़क का लोकार्पण करेंगे, जिसका निर्माण 1480 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया गया है। ये परियोजना कोटा और झालावाड़ जिलों से खदानों के बीच उत्पादों को बेहतर परिवहन की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा पीएम सवाई माधोपुर में रेलवे ओवरब्रिज को 2 लेन से 4 लेन तक बनाने और चौड़ा करने की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम के सौगातों में चित्तौड़गढ़ नीमच रेलवे लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन के दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। ये परियोजनाएं 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से पूरी की गई हैं और इससे क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं का भी लोकार्पण करेंगे, तो वहीं कोटा में IT संस्थान के परिसर का शिलान्यास भी करने वाले हैं। पीएम मोदी लगभग 3:30 बजे मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां वो करीब 19,260 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे।
देश भर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की पहल के रूप में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे लगभग 11,895 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। पीएम 1880 करोड़ से ज्यादा की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 लाख से ज्यादा आवासों का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं पीएम शहरी आवास योजना के तहत 140 करोड़ रुपए की लागत से बने भवनों का भी लोकार्पण करेंगे। सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध के लक्ष्य को देखते हुए पीएम ग्वालियर और श्योपुर जिलों में 1530 करोड़ से ज्यादा की जल जीवन मिशन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के 720 से ज्यादा गांवों को लाभ होने वाला है। आयुष्मान योजना के तहत पीएम 9 स्वास्थ्य केंद्रों की आधारशिला भी रखेंगे। इन्हें 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया जाने वाला है। प्रधानमंत्री आईआईटी इंदौर के शैक्षणिक भवन का भी लोकार्पण करेंगे और परिसर में हॉस्टल और अन्य भवनों की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, उज्जैन में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, IOCL बॉटलिंग प्लांट और ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र समेत कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और चलिए अब देख लेते हैं 2 मिनट में देश की खबरें। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे पीएम मोदी। विजय घाट पहुंचकर शास्त्री जी को किया नमन। प्रधानमंत्री मोदी का आज राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। राजस्थान को 7,000 करोड़ और मध्य प्रदेश को 19,260 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। ग्वालियर में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। 11,895 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है निर्माण। भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को होगी समर्पित, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। रायपुर में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर हुई चर्चा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले उनकी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक मध्य प्रदेश में हो। दिग्विजय सिंह ने कसा सिंधिया पर तंज, कहा राजा महाराजा बिक गए मगर देश आदिवासी नहीं बिके। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल बताएं कब करेंगे यमुना में स्नान। दिल्ली में आज टीएमसी का हल्ला बोल, बंगाल सरकार की मनरेगा और आवास योजना की निधि के बकाये की मांग को लेकर प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने उठाया अलग प्रदेश का मुद्दा, कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने और मेरठ बने राजधानी। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का अपनी ही पार्टी पर निशाना, बिहार से दिल्ली तक सवर्ण नेताओं की हो रही अनदेखी। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के समर्थन में उतरी आरजेडी, ऋषि मिश्रा बोले अपर कास्ट के नेताओं का बीजेपी में सम्मान नहीं। चिराग पासवान का सीएम नीतीश पर हमला, कहा जेडीयू में जल्द होगी बड़ी टूट। आरजेडी ने किया दावा, हमारे संपर्क में बीजेपी के कई बड़े नेता। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले आरजेडी और जेडीयू की उठापटक ने बिहार राज्य को किया बर्बाद। और चलिए एक और सेगमेंट देखने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी अवधेश के पास। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और आज महात्मा गांधी के नाम पर जारी एक योजना को लेकर महाभारत छिड़ा हुआ है। जी हां, मनरेगा के मुद्दे पर राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक मोदी सरकार को घेरने की टीएमसी ने तैयारी कर ली है। अभिषेक बनर्जी 3 तारीख ईडी में नहीं जाएंगे। I say that again, stop if you can. And I say that to you in Delhi. लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड की मांग को लेकर टीएमसी कल जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का फंड नहीं मिल रहा है এবং দিল্লির অপমান অবমাননা এবং শোষণ তার বিরুদ্ধে সরব হয়। তার কারণ এটা দলমত নির্বিশেষে আমাদের সকলের গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলার অধিকারের স্বার্থে লড়াইকে আরো তীব্রতর করতে যেখানেই লড়াই করা উচিত, বাংলা হোক দিল্লি হোক যে কোনো প্রান্ত হোক। अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर सिलीगुड़ी पहुंची स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। वर्षों से चाय बागान के कर्मयोगियों को तृणमूल की सरकार ने वादे देकर छलने का दुस्साहस किया है। पीएफ का पैसा
जो कई कर्मचारियों का मैनेजमेंट देता नहीं है। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको टीएमसी ने ठगा ना हो। आप बहुत कुछ इल्जामें और लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन बंगाल की जो आम जनता है, जिनको आप सर्व करने की बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनके साथ ऐसा आप नाइंसाफी क्यों करते हैं? दिल्ली पहुंचने के बाद देर रात में सौगत रॉय के घर पर मीटिंग हुई। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें रोकने के लिए ईडी की ओर से उसी दिन पेश होने का समन भेजा गया, लेकिन उन्हें प्रदर्शन करने से कोई रोक नहीं पाएगा। I say that again. I say that again. Stop me if you can. I'm not challenging any probe agency. Whatever I had to say, I had said, and I'm challenging, putting that challenge right across from the soil of Delhi. अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी के सभी बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देंगे। जंतर मंतर पर धरने के अलावा टीएमसी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के दफ्तर यानी कृषि भवन के घेराव की कोशिश भी कर सकती है। टीएमसी के धरने में बड़ी संख्या में बंगाल के मनरेगा मजदूर भी भाग लेंगे। टीएमसी जहां आरोप लगा रही है कि मनरेगा का पैसा नहीं दिया जा रहा है, वहीं बीजेपी योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। TMC leaders, mantris, your workers have stolen 100 days of work. There have been job card corruption everywhere. So do not try to fool the people. टीएमसी ने ये भी आरोप लगाया कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिल्ली आने के लिए बुक की गई ट्रेन और फ्लाइट रद्द कर दी गई। बहुत से कार्यकर्ता बस के जरिए कोलकाता से दिल्ली पहुंच रहे हैं। ट्रेन तो कैंसिल किया है, हम लोग एडवांस पेमेंट कर चुका था, फिर भी तो कैंसिल कर दिया है। मंगलवार को होने वाले धरने से पहले आज टीएमसी नेता बापू की समाधि राजघाट जाएंगे। टीएमसी नेता दोपहर 1:30 बजे के करीब राजघाट पहुंचेंगे और बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद सौगत रॉय के घर फिर मीटिंग होगी, जिसमें कल के प्रदर्शन की रणनीति बनेगी। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी एक मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग में हम लोग 3 तारीख का विषय पर हमारा सिद्धांत लेंगे। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है। महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा योजना लागू की गई। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के आधार पर लागू की गई। इसके तहत सालाना 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। मनरेगा के पैसे को लेकर सिर्फ टीएमसी ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल में पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में मनरेगा के फंड के बहाने विरोधी पार्टियों को केंद्र सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है। 5 राज्यों में चुनावी शोर जारी है। विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है, लिहाजा जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने एजेंडे को सेट करने में लगी हुई हैं। दिल्ली के बाद सियासत के सबसे बड़े केंद्र यूपी में केंद्रीय मंत्री ने अलग राज्य की मांग कर दी है और इस मांग के बाद से सियासी हलकों में खलबली मची हुई है। देखिए रिपोर्ट। क्रांति का आगाज इसी शहर से हुआ और भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है मेरठ। मेरे को उम्मीद है कि एक दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा और मेरठ उसकी राजधानी होगा। मैं तो सपने को बहुत दिन से देख रहा हूं। तो क्या यूपी 2 हिस्सों में बंटने वाला है? क्या मेरठ पश्चिमी यूपी की राजधानी बनेगा? चुनावों से ठीक पहले अलग राज्य की मांग कहीं बीजेपी का एजेंडा तो नहीं? केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के इस बयान के बाद यूपी की सियासी फिजाओं में यही सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर यूपी के बंटवारे पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और इस बार कोई और नहीं, खुद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बोल रहे हैं। इसीलिए राज्य मंत्रियों मेरे साथ के बहुत ऊपर जाने, बहुत बड़े बड़े पदों जाने, लेकिन मैं जाऊं मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो मुझे उम्मीद है कभी न कभी मेरठ जरूर राजधानी बनेगा। दरअसल मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया गया था। मंच पर देश विदेश के जाट नेता मौजूद थे। मौका भी था और दस्तूर भी, लिहाजा केंद्रीय मंत्री ने मौके पर चौका मारना मुनासिब समझा और अलग राज्य की मांग छेड़ दी। इस दौरान खूब तालियां भी बटोरी। पार्टी के नेता तक पहुंचाएंगे इस तरह की बात या पहुंचाइए अभी तक? मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं अलग अलग पार्टियों के अलग विचार हो सकते हैं। संजीव बालियान के अपने विचार ये हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश होना चाहिए। अलग
अलग राज्य की मांग केंद्रीय मंत्री की तरफ से हुई तो विपक्ष भी हरकत में आ गया और पूछा, डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हैं तो अब तक कुछ क्यों नहीं किया? क्या मंत्री जी को सीएम योगी से दिक्कत हो रही है? संजीव बालियान जी को लगता है योगी आदित्यनाथ जी से दिक्कत हो गई है। एक सांसद जिसकी डबल इंजन की सरकार हो और उत्तर प्रदेश में भी रिपीटेड गवर्नमेंट हो, उसके बावजूद भी अलग प्रदेश की मांग कर रहा हो तो निश्चय ही सरकार बेरुखी के साथ पश्चिमांचल से अपना व्यवहार दिखा रही हो। दरअसल अलग राज्य की मांग कई दशकों पुरानी है। सबसे पहले यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने अलग राज्य की मांग की थी। साल 2011 में मायावती ने यूपीए की सरकार को प्रस्ताव भेजा था। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध और पश्चिम की मांग की थी, लेकिन मामला केंद्र की कांग्रेस सरकार के पास ही अटक गया। आइए अब आपको बताते हैं कि अलग राज्य की मांग आखिरकार किस आधार पर हो सकती है। अगर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद गरीब हो, प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे पर विवाद हो, भाषाई और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, संस्कृति, भाषा, धर्म में बड़ा अंतर हो, स्थानीय संसाधनों के लिए कंपटीशन ज्यादा हो रहा हो, संसाधनों का अनुचित आवंटन हुआ हो या रोजगार के पर्याप्त अवसरों में विफलता मिल रही हो, और आखिरी में किसानों की भावनाएं जो अलग राज्य की मांग के दर्जे के दावे को मजबूत बनाती है। बीजेपी से पहले राष्ट्रीय लोकदल भी हरित प्रदेश के मुद्दे की मांग उठाती रही है। आरएलडी ने बकायदा इसके लिए कई आंदोलन भी चलाए, लेकिन पहली बार बीजेपी के किसी केंद्रीय मंत्री द्वारा अलग राज्य के मुद्दे को उठाना सियासी पंडितों को हैरानी में डाल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।